इसके अलावा हम यूथ के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 ला रहे हैं। उसमें हम यूथ को जो है नई स्किल की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपका मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, आपका ड्रोन्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट जो चाहिए वो बच्चों को सिखाया जाएगा। इसमें हम 30 इंटरनेशनल लेवल के स्किल सेंटर्स इंडिया में बना रहे हैं कि जो बच्चे हमारे वहाँ पर ट्रेन होंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर जा पा सकेंगे। और हमने 27 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड देने का इसमें वायदा किया। यूज़ कर रहे हैं 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। वो इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपने एजुकेशन के अंदर में, हेल्थ के अंदर में 5G का उपयोग करके हम जो है लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे हमारे फास्ट पेस पे चलने वाली एक सुविधा है, वहाँ पास में लगभग 20 से कम आरामसर थे, अभी 75 हो गए हैं। वेटलैंड होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती हैं, उन वेटलैंड्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारा देश पूरी दुनिया में अग्रणी बने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास में कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसको वो सामने लाए, उनके पास में कोई ऐसी नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे जहाँ पर एम्स क्यों नहीं बना, अटल जी ने 2003 में जहाँ पर एम्स दिया, उस वक्त हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो उन्होंने उसको जहाँ से सुपर स्पेशलिटी के अंदर बदल दिया। आज 1800 करोड़ रुपये का एम्स जो है बीएपुर में 75% बन के तैयार है। IIT जहाँ बना, एम्स जहाँ बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ बनी, रिंग रोड 1500-1600 करोड़ रुपए की जहाँ बन रही है, हजारों करोड़ रुपए के आपके हाईवेज बन रहे हैं, 15-16 हज़ार करोड़ रुपए का आपका जोजिला टनल बन रहा है, आपका 6,000 करोड़ रुपए का सुंदरदेव का टनल डोडा को जोड़ने के लिए बन रहा है, जेट बोर्ड का टनल 12,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। आपके कई टनल हमने कंप्लीट कर दिए, रामन से लेकर बिलाल तक टनलों की बुछार लगा दी है। ये कौन कहता है कि प्रगति नहीं हुई है? ये वो लोग कहते हैं जिनको पता कुछ नहीं है, जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो मैंडेट है वो बजट तक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर मेरे को कहा होता मैं इसके ऊपर बोल देता, क्योंकि मेरा मैंडेट था बजट तक। इसके ऊपर में हमारे जो अधिकृत भाजपा के प्रवक्ता है वो बोल सकते हैं, पर एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, अभी तक जो डोजर फिरा है वो उन बड़े मगरमच्छों पे फिरा है जिन मगरमच्छों ने सत्ता का दुरुपयोग करके ज़मीनें हथियाई हुई थी। अभी तक किसी गरीब की ज़मीन हथियाई नहीं गई है, सुन लीजिए। और ये कानून और रोशनी एक्ट जो था, इसको NC की गवर्नमेंट लाई थी, पर इसको इम्प्लीमेंट किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह कहा था कि इसे 25,000 करोड़ रुपए की मैं उगाई करूँगा, जबकि उगाई कितनी हुई? 25 करोड़ रुपए की हुई। आप समझते हैं कि जिन लोगों ने श्रीनगर के पाश एरिया में अगर किसी एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 कनाल ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जिस वक्त उसकी ज़मीन की कीमत थी 5 करोड़ रुपया, और उसने 10,000 रुपये दे के ज़मीन हथिया ली, तो उसको आप समझते हैं कि रोशनी एक्ट को चैलेंज नहीं होना था? रोशनी एक्ट चैलेंज होना था। और रोशनी एक्ट में बड़ी खामियाँ थी, और रोशनी एक्ट को जो सेट असाइड किया वो कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्टेन किया। ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसके 30 टूरिज्म के आए, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ उसमें JNK का शेयर आएगा। पवन जी, आधार शिविर कटरा में 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं, उन श्रद्धालुओं को पर्यटक बनाने, यहाँ के जम्मू की जो सूबे की बात है, यहाँ पर श्रद्धालु को जहाँ का टूरिस्ट को बनाने के लिए वो क्या है? देखिए, ये टूरिज्म सर्किट को डेवलप करना है। टूरिज्म सर्किट के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कुछ यात्रा के लिए जो चाहे पिलग्रिम टूरिज्म हो, क्योंकि हमारी स्टेट में ज़्यादा पिलग्रिम टूरिज्म, तो उसको प्रमोट कर रही है। जहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने की संभावना है। अभी आप देख रहे हो कि पत्नीटॉप में जब से गंडोला लगा है, अभी तो खैर वो मैं नहीं समझता कि वो बड़े फायदे में होगा, और पत्नीटॉप में गंडोला लगने से लोगों की संख्या बढ़ी है, हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ा है। तो जो लोग कटरा आ रहे हैं तो उस गंडोला को देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जहाँ से शिवखोड़ी का, पत्नीटॉप का, माता वैष्णो देवी का, सुंदर देव का, अभी सुंदर देव का आपने पेपर में पढ़ा होगा, शायद अप्रैल में
जो इंटरनेशनल योगा सेंटर बना है उसका उद्घाटन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इनको डेवलप किया जाए। अगर हम डेवलप करेंगे, चूंकि हमारी इकॉनमी जो जम्मू की है वो टोटली बेस्ड ऑन माता वैष्णो देवी का जो एक पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसके ऊपर बेस्ड है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जीडीपी इसी से जनरेट होती है हमारी। बड़े हैरानगी भी करोगे, जीडीपी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट या उसकी बात नहीं कर रहा, जीडीपी जनरेट। इसलिए इसको कोई आदमी भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि सड़कों की आपने देखा रियासी तक आपके जहाँ पर सारा 4 लेनिंग का काम चल रहा है। अभी कटरा से लेकर अमृतसर और दिल्ली के बीच में 6 लेन रोड बन रही है। तो जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कार लेके आएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेलवे से बोलता हूँ कि वो आए और बहस करें। एक बंदा उनका आगे बहस करे, उनका तो इकॉनमी के ऊपर बोलने वाला है ही कोई नहीं। वो ऐसे जर्नल में जेनरिक स्टेटमेंट दिया, सब बजट खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ नहीं है, ये आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। भाई आप बताओ ना कि हमने क्या इसमें क्या गलत किया है? क्या हमने महंगाई को दूसरे देशों की तुलना में कंट्रोल किया नहीं किया? हमारी जीडीपी सबसे ऊंची नहीं रही। हमने अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर भैया आपको क्या तकलीफ हो रही है? सर, जैसे कि आपने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें खाली करवाई जा रही हैं उसको आपने सपोर्ट दिया कि ठीक है होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है भाजपा के नेता युद्धवेद सेठ जी का ये कहना है कि जम्मू के साथ लगता है कि इलाका है, वहाँ पे जो नोटिस सर्व किए गए हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर कोई माई का लाल जहाँ पे आया तो उसको हम देख लेंगे। क्या कहेंगे इस बयान पे? आई हैव गॉट नो कमेंट्स। कोई क्या कहता है मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया। आम पब्लिक के अंदर में एक छोटी सी धारणा बनी, उसमें यह धारणा बनी है कि अगर आप जिन लोगों ने अपने सत्ता का या पावर कॉरिडोर्स का मिसयूज करके अगर कोई स्टेट लैंड हथियाई थी और उसको खाली कराया जा रहा है तो वो ठीक स्टेप है। ये आम आदमी की धारणा है। आप एक काम करिए, आप सामने कर लीजिए। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि आप छोटे और मझोले आदमी को बीच में हटाओ। आप किसी गरीब आदमी का अगर उसने कोई 5 मरले के अंदर में अपनी एक कोठी छोटे से 2 कमरे बनाए तो उनको हटाओ। हमने अभी तक गवर्नमेंट ने उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया। और ये रोशनी एक्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया, और रोशनी एक्ट कोर्ट में चैलेंज हुआ, क्योंकि ये एक्ट जिस उद्देश्य से लाया गया था उद्देश्य ना तो उद्देश्य पूरा हुआ, ना लोगों को उसका फायदा मिला। 25,000 करोड़ रुपये में आपको 25 करोड़ रुपये मिला, 1000 गुना आपको कम आया। अगर 25,000 करोड़ रुपये मिलता गवर्नमेंट को, वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिन लोगों ने ज़मीन के ऊपर बताया, किसी ने 2,000 रुपया जमा कराया और ज़मीन अपने नाम करा ली, किसी ने 10,000 रुपया कराया, किसी ने लाख रुपया कराया, तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को हुआ। और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ थी, अगर वो 75 लाख में जाती तो कोई समझ सकता था। अगर 1 लाख में गई है तो वो तो नेचुरली वो तो अनइंटेंशनल किसी को बेनिफिट दिया गया है, तो उसको तो नेचुरली वो कोर्ट में चैलेंज होगा। बीते दिनों से नमस्कार मेरे पत्रकार बंधुओं, आज की प्रेस वार्ता जो है, ये जो बजट 23-24 का जो बजट पेश किया गया है, उसके बजट के जो प्रावधान है वो कैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे देश को आर्थिक उन्नति पे ले जाएगा, तो उसके विषय में ये बजट पर चर्चा है। मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा एक हिस्टोरिक बजट है। इस बजट के अंदर में हर व्यक्ति के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, हर ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसान के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं। और इस बजट में कोई ऐसा अनछुआ कोई हमारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है जिसको उन्होंने ना छुआ। तो इस बजट को जो है, ये अमृत काल का जो अभी 76 ईयर जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये हमारा उसका एक फाउंडेशनल बजट है। बजट को जो कुछ मापदंड होते हैं जिससे देखा जाता है कि देश आर्थिक प्रगति के पथ पर है या आर्थिक प्रगति के पथ से दूर है, उसमें 3 मुख्य पैरामीटर हैं जो एक इकोनॉमिक फंडामेंटल जिनको हम कहते हैं। उसमें पहला ये होता है कि देश की आर्थिक प्रगति की दर कितनी है और वो कंपैरेटिवली दूसरी जो मेजर ग्लोबल इकॉनमीज है उनके साथ में कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। और एक उसके साथ में होता है कि आपके पास में जो इन्फ्लेशन है वो दुनिया में हर जगह पे पोस्ट कोविड एंड पोस्ट रशिया यूक्रेन वार इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया को खा रही है।
आपने महंगाई की दर को कितना कंट्रोल किया है, और उसका भी एक कंपैरेटिव चार्ट आप ड्रा करते हैं पूरी दुनिया के सामने। और तीसरा जो होता है कि आपने क्या फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल कंसल्टेशन की है। फिजिकल कंसल्टेशन का मतलब है कि क्या आपने बेताशा कर्जे लेके खर्चा तो नहीं किया, उससे आप अपनी अर्थव्यवस्था चलाई जा रहे हो, जो कि कल जैसे आज श्रीलंका को कर्जा पे करना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान की बुरी हालत, ऐसा तो नहीं है। ये 3 पैरामीटर से जो एक अर्थव्यवस्था को नापा जाता है। मैं सबसे पहले ये आपको खुशी की बात कहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर में आर्थिक प्रगति की दर हमारी सबसे अधिक है, सबसे ऊंची है। जो पिछला साल जो पूरा हो रहा है 22-23 में, हमने 7% की ग्रोथ रेट कहा था, 7% को हम अचीव कर रहे हैं। आने वाले साल के अंदर में हम 6.7% का हमारा टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। जबकि आप इसको दुनिया की बाकी ग्लोबल इकानमी के साथ में कंपेयर करेंगे तो यूएस 1.5% पे है, चाइना लेस देन 5% है, और जितनी भी यूरोपियन इकानमीज और मेजर इकानमीज हैं वो 1 से 1.5% के बीच में जुड़ रही हैं, और यूके जो है वो तो माइनस में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का इस वक्त IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा, और बहुत सारे जो विश्व के अर्थशास्त्रियों ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त एक चमकता हुआ सितारा है जो दुनिया को एक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आर्थिक प्रगति के पथ पर हम सबसे आगे हैं। अब आप पूछेंगे कि